इशिका, जल्दी टिफिन लगा दे दोनों भैया का। उनका ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है बेटा। लाई माँ। अरे बेटा इशिका, मेरा भी निकलने का समय हो गया है। ला मेरा नाश्ता भी डाइनिंग टेबल पर लगा दे। लाई पापा, बस 2 मिनट। अरे इशिका, सबका टिफिन हो जाए ना तो मेरी 1 कप चाय रख देना। तुम्हें पता है ना, जब तक मैं चाय ना पी लूँ हाथ पैरों में जान ही नहीं आती। बस 2 मिनट छोटी भाभी, सबका नाश्ता और टिफिन पैक कर दूँ, उसके बाद आपकी और बड़ी भाभी की चाय बना देती हूँ। बुआ, ये क्या बनाया आपने? मैं ये दलिया वलिया नहीं खाने वाली। ये आप दादाजी को खिलाइए, मेरे लिए पास्ता बना दीजिए। अच्छा चल, नाराज मत हो, मैं अभी बना देती हूँ। अरे अरे, क्या हुआ? ये पटेल निवास में चल रही भाग दौड़ देखकर आप लोग कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए? नहीं 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 नहीं, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको सारी कहानी विस्तार से बताती हूँ। इशिका जेठालाल और बांसुरी देवी की इकलौती बेटी है। बेटी क्या, इस घर का अलादीन का चिराग समझ लीजिए आप। 2 बहुओं के होते हुए भी बेचारी इशिका अकेले इतने बड़े घर को संभाले हुई है। खाना बनाना तो दूर की बात है, खाना बनाने में मदद करने के लिए भी दोनों में से कोई भी भाभी रसोई में कदम नहीं रखती। इशिका के भाइयों के बच्चों का लंच बॉक्स हो या पापा और भाई का टिफिन, सब काम अकेले इशिका की ही जिम्मेदारी थी। इतने बड़े परिवार के लिए तीनों टाइम का खाना बनाने में बेचारी इशिका की चक्कर घिन्नी बन जाती थी। एक दिन इशिका के घर कमलेश नाम की एक औरत आती है। नमस्ते बहन जी, आपकी बेटी इशिका को एक रिश्तेदार की शादी में देखा था, तब से ही हम उसके लिए रिश्ता भिजवाना चाह रहे थे। सच में एक नज़र में हमें आपकी बेटी भाग गई थी। रानी बनाकर रखेंगे आपकी बेटी को, बस आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। अरे किसने कह दिया आपसे क्या हम अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं? हमने तो किसी से नहीं कहा कि हमें इशिका के लिए रिश्ता चाहिए। मानते हैं आपने नहीं कहा, लेकिन बेटी सयानी हो रही है आपकी, रिश्ता तो करेंगी ही ना, इसीलिए हम रिश्ता लेकर चले आए। देखो बहन जी, हमें कोई रिश्ता विश्ता नहीं करना। अभी हमने इशिका की शादी का कोई विचार नहीं बनाया, जब सोचेंगे तो आपको खबर कर देंगे। अरे बड़ी अजीब औरत है, रिश्ता सामने से चलकर आ रहा है फिर भी ये रिजेक्ट कर रही है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। 30 साल की उम्र हो रही है बेटी की और कहती है अभी शादी का विचार नहीं। जब से बांसुरी ने कमलेश की बेटी का रिश्ता ठुकराया था, धीरे धीरे हर जगह इस बात की चर्चा होनी शुरू हो गई थी कि बांसुरी देवी अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहती। अरे बांसुरी, पूरी किटी में इस बात की चर्चे हो रहे हैं कि बांसुरी अपनी बेटी इशिका की शादी नहीं करना चाहती। अरे भाई, क्या चक्कर है इन बातों का? देख मधु, तू पक्की सहेली है मेरी, तेरे साथ मैं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करना चाहती। सच्ची बात तो यह है कि अपने दोनों बेटों की शादी से मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन दोनों ही शादियों का रिजल्ट इतना खराब रहा कि बहुएं तो नालायक आई ही, बेटे भी शादी के बाद बीवियों के गुलाम हो गए। तू बस यह समझ ले कि बेटी इशिका को देखती हूँ तो सुकून मिलता है कि मेरे संस्कारों में कमी होती तो ऐसी चांद सी बेटी मेरे घर ना होती। कमी संस्कारों में नहीं है, मेरी किस्मत में है। मुझे समझ में आ चुका है, अगर मैंने इशिका की शादी कर दी तो जैसे बेटे गए बेटी भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। मेरा तो जीवन ही बेकार हो जाएगा अगर इशिका भी अपने भाइयों जैसी निकली, या उसका पति मेरी दोनों बहुओं जैसा निकम्मा, कामचोर और मतलबी निकला तो। मेरी नालायक बहुएं तो 1 कप चाय भी देने लायक नहीं है। इस इशिका के दम पर ही हमारा घर चल रहा है। बस इसीलिए मैं नहीं चाहती कि इशिका शादी करके इस घर से कहीं भी जाए। माफ़ करना बांसुरी, तुझे मेरी बात सुनने में खराब तो ज़रूर लगेगी, लेकिन सच्ची बात कहे बिना मैं रह भी नहीं सकती। तू तो मेरी आदत जानती है ना। तू क्या चाहती है? तेरी बेटी इशिका जीवन भर कुंवारी रहकर तेरी बहुओं की नौकर बनी रहे? अरे तेरे बेटे बहुओं के नकारेपन की सज़ा तू अपनी इतनी होनहार और गुणी बेटी को क्यों दे रही है? क्या उसे अधिकार नहीं है अपनी दुनिया बसाने का, अपने सपने पूरे करने का? तो कोई उसकी भलाई नहीं चाह रही है? अंधी हो गई है तो अपने निज स्वार्थ में। अरे अगर बस खाना बनाने की बात है तो कोई बावर्ची क्यों नहीं रख लेती? लेकिन सिर्फ बेटी से खाना बनवाने के लिए उसकी शादी ना करना सरासर गलत है। मधु जी भर के बातें सुनाने के बाद वहां से चली गई। क्या हुआ मम्मी, क्या कह रही थी आंटी? अरे बोल कर गई है, अगर तेरी बहू निकम्मी है तो एक बावर्ची रख लो। अब बताओ ज़रा, आजकल अच्छा बावर्ची कहाँ मिलता है? तेरे पापा के रेस्टोरेंट के लिए तो बावर्ची मिलते नहीं, यहाँ घर के लिए कहाँ से मिलेगा? कुछ दिन बाद एक 30-35 साल का युवक उनके घर आता है। नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम चिंटू है। पता चला कि आपको एक बावर्ची की ज़रूरत है,
आप कहे तो मैं आपके लिए बावर्ची का काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इससे पहले कहीं खाना बनाया है तुमने? बनाया ना आंटी जी, अंबानी साहब है ना, उनके यहाँ बावर्ची का काम पहले मैं ही करता था। इंडियन, इंडोनेशियन, चाइनीज, थाई, कॉन्टिनेंटल, जो कहोगे हर तरह का खाना बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे ये चाइना, थाई ऐसा खाना नहीं खाते हम। तू बस ये बता, हिंदुस्तानी खाना बना लेता है या नहीं? और हाँ, इस घर में ना 11 लोग रहते हैं, लेकिन उन 11 लोगों की 50 तरह की फरमाइश होती है एक दिन में। तू पूरी कर पाएगा सबकी फरमाइश? 4 दिन में छोड़कर भाग तो नहीं जाएगा? अरे आंटी जी, बहुत मोटी चमड़ी का हूँ मैं। 50 क्या 550 आइटम भी मांगेंगे ना, तब भी टस से मस नहीं होगा। जो एक बार आपके साथ कमिटमेंट हो गया तो समझो मेरा राशन पानी आपके घर में फिक्स। अच्छा, बातें तो तू बहुत बड़ी बड़ी करता है। देखते हैं काम कर पाएगा या नहीं। अच्छा ये बता, तनख्वाह कितनी लेगा? देखो आंटी जी, हमारा तो ऐसा है कि जिस घर में हम काम करते हैं ना, उस परिवार को अपना परिवार समझ लेते हैं। अब आप ये समझ लो कि 1 कमरा और 3 टाइम का खाना आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा तनख्वाह के नाम पर आप 10,000 भी दोगे ना, तो उसे भी चिंटू भगवान का आशीर्वाद समझ कर रख लेगा। अरे तू बावर्ची है ना, कि इससे पहले किसी नाटक कंपनी में काम करता था? हैं? बातें तो बहुत अच्छी करता है, मक्खन जैसी। ऐसा लगता है जैसे पहले ही रट कर आया है सारे सवालों के जवाब। अरे आंटी जी, अभी तो आपने सिर्फ मेरी बातें सुनी है। एक बार मेरे हाथ का खाना खा लोगे ना, तो फिर मेरी बातों के साथ साथ मेरे खाने की भी फैन हो जाएंगी आप। अच्छा ठीक है, तू ऐसा कर, आज से ही काम पर लग जा। आज तू खाने में मलाई कोफ्ता, छोले चावल और आलू के पराठे बना ले। ठीक है आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आज मैं आप लोगों को इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाऊंगा कि 5 स्टार होटल भी फेल हो जाए। कुछ देर बाद चिंटू खाना बनाकर तैयार कर देता है। आ जाओ सब लोग, खाना तैयार है। अरे वाह, तूने तो 2 घंटे के अंदर सब बनाकर तैयार भी कर दिया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाने के बाद बताती हूँ कि तू अपनी परीक्षा में पास हुआ या नहीं। डिनर के बाद। अरे वाह माँ, आज खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। किसने बनाया है? इशिका नहीं बनाया होगा, और कौन बनाएगा? हमारी श्रीमती तो बिस्तर छोड़कर हिलती भी नहीं है, और माँ ने तो बरसों पहले ही काम से संन्यास ले लिया था, तो बचा कौन? जी नहीं बड़े भैया, इस मामले में आपका अनुमान बिल्कुल गलत है। आज का खाना इशिका जी ने नहीं बल्कि मैंने बनाया है। ये कौन है माँ? अरे ये बावर्ची है, काम मांगने आया था। मैंने कहा अगर घर वालों को पसंद आया तो रख लेंगे तुझे। अरे वाह चिंटू, तुम तो बढ़िया खाना बनाती हो। तुम्हारे हाथ का खाना तो इशिका से भी बहुत स्वादिष्ट है। और क्या क्या बनाना आता है तुम्हें? अरे भाभी जी, आप बस हुक्म करिए, जो आप कहेंगी वो आपकी थाली में पहुंच जाएगा। बस मेरा नाम ही चिंटू है, लेकिन काम बिल्कुल रोनाल्डो जैसा है। चिंटू चाचा, आपको पिज्ज़ा बनाना आता है क्या? आता है ना, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, जो गुड्डू बाबा कहेंगे सब बनाना आता है। एक ही सप्ताह में चिंटू ने अपने खाने के जरिए सबके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। बच्चे हो या बूढ़े या फिर घर की कामचोर बहुएं, हर कोई दिन भर बस चिंटू चिंटू करता हुआ नजर आ रहा था। चिंटू भी माथे पर जरा भी शिकन लाए बिना जी भाभी, जी आंटी जी, जी बाबा करता हुआ सबकी फरमाइश पूरी कर रहा था। अरे चिंटू, तो इंसान है या कोई जिन भूत है? अरे जितना काम इस घर के लोग तुझे एक दिन में बताते हैं ना, उतना काम करके कोई भी नौकर 2 से तीसरे दिन यहाँ रुकेगा नहीं। लेकिन तू तो बड़ा खुश होकर सबके काम करता है। आंटी जी, अपने काम से ना हमेशा प्यार करना चाहिए। और आप भी मुझे नौकर कहाँ समझती है? आपने तो मुझे बेटा ही समझ लिया है। तो फिर बेटा होने के नाते मेरा भी तो फर्ज है ना, घर में सबकी जरूरत का ख्याल रखना। खुश रहे बेटा, खुश रहे। जितनी मीठी मीठी बातें तू करता है ना, इतनी मीठी बातें तो कभी मेरे बच्चों ने भी नहीं करी मुझसे। अरे कम वक्तों के पास समय ही नहीं है जो माँ के पास 2 घड़ी बैठकर माँ का हाल चाल ही पूछ ले। ऑफिस से आते ही अपने अपने कमरे में घुस जाते हैं। इस बूढ़ी माँ की चिंता किसे है? अरे आप क्यों चिंता करती हैं आंटी जी? मैं हूँ ना, आपके मन में कोई भी बात हो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हो। और चिंटू की उन काम वालियों की तरह बात इधर से उधर करने की आदत भी नहीं है। आपकी बात इस चिंटू के पेट में बढ़िया से हजम हो जाएगी। मुझे पता है आंटी जी, आपकी चिंता का आधा कारण दोनों भाभियाँ हैं। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं दोनों भाभियों को बिल्कुल सही रास्ते पर ले आऊँगा। सच्ची ऐसा कर पाएगा क्या तू? बस आप देखते जाओ आंटी जी।
अगले ही दिन चिंटू दोनों भाभीयों के पास जाता है। छोटी भाभी, भैया की किस्मत खुल गई जो उन्हें आपके जैसी इतनी खूबसूरत अप्सरा जैसी दुल्हन मिली। अरे मैं तो कहता हूँ आपको अपनी खूबसूरती का कुछ तो फायदा उठाना चाहिए। अगर आप किसी भी सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग ले लेना तो कोई माई का लाल नहीं जो आपको जीतने से रोक सके। सच पता चिंटू, क्या वाकई में मैं जीत सकती हूँ? अरे बिल्कुल भाभी, खूबसूरती में तो आपके सामने बड़ी सी बड़ी मॉडल पानी भरती है। लेकिन बस एक दिक्कत है। वो क्या भला? हमारे अहमदाबाद में जो श्रीमती सौंदर्य प्रतियोगिता होती है ना, उसमें खाली सौंदर्य नहीं देखा जाता, शादीशुदा औरतों का हर क्षेत्र में परीक्षण किया जाता है। अरे तो तुम मुझे बताना, मैं सब सीखने के लिए तैयार हूँ। उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा? देखो भाभी, किसी भी शादीशुदा औरत को घर की अन्नपूर्णा और लक्ष्मी माना जाता है, और अन्नपूर्णा होने के लिए आपको बढ़िया खाना बनाना भी तो आना चाहिए। प्रतियोगिता में आपको इससे संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। अरे तो तू है ना चिंटू, तू मुझे खाना बनाना सिखा देगा ना? अच्छा भाभी, अब आप इतना कह रही है तो ठीक है, कल से आप मेरे साथ रसोई में खाना बनाना सीख सकती हो। लेकिन देखिए, मैं कोई काम मुफ्त में नहीं करने वाला, आपको मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे महीने की 2000 एक्स्ट्रा दे दूंगी। खुश? क्यों चिंटू, बस छोटी भाभी को ही मक्खन लगाता रहेगा? मैं बदसूरत हूँ क्या? मैं सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती? अरे क्यों नहीं भाभी, मैं तो कह ही रहा हूँ कि आंटी जी चुन चुन के मेरे मतलब है कि नगीने लेकर आई हैं। आप दोनों कल से मेरे साथ रसोई में बढ़िया खाना बनाना सीख लीजिएगा। चिंटू के कारण अगले ही दिन से दोनों बहुएं रसोई में चिंटू के साथ खाना बनाने लगती हैं, जिसे देखकर घर के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे चिंटू, कौन सा मंत्र मारा तूने इन दोनों कामचोरों पर? जो काम मैं इतने साल में नहीं कर पाई, तूने कुछ ही दिन में कर दिखाया। बस आप देखते जाइए आंटी जी, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका इलाज चिंटू के पास ना हो। चिंटू बेटा, पता नहीं क्यों ये दीपिका ना इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों रहती है। पहले तो मुझसे थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लेती थी, लेकिन आजकल तो सीधे मुंह किसी बात का जवाब ही नहीं देती। ना तो कल रात को उसने खाना खाया, ना ही आज टिफिन लेकर गई। पता नहीं क्या बात है। जवान लड़की है, उसका ऐसा व्यवहार देखकर ना बड़ा जी घबराता है मेरा। मैं दीपिका बेबी का टिफिन उसके कॉलेज लेकर जा रहा हूँ, अब चिंता मत करो, उन्हें खाना खिला कर ही लौटूंगा। चिंटू टिफिन लेकर दीपिका के कॉलेज पहुँचता है और फ़ोन करके उसे कॉलेज के कंपाउंड में बुलाता है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें टिफिन लेकर यहाँ कॉलेज में आने की? तुम ना ज़्यादा पर्सनल होने की कोशिश मत करो। नहीं चाहिए तुम्हारा टिफिन, जाओ यहाँ से। दीपिका टिफिन लिए बिना ही वहाँ से जाने लगती है। तभी चिंटू देखता है कि दो लड़के दीपिका के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी दीपिका के साथ बदतमीजी करने की? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम जाओ यहाँ से। इन लोगों से उलझने की जरूरत नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है। चिंटू तुम जाओ यहाँ से। अरे दीपिका, ये लोग अच्छे नहीं है तो मैं कौन सा बहुत अच्छा हूँ? इन्हें तो अभी सबक सिखाता हूँ मैं। चिंटू उन दोनों लड़कों की जमकर धुलाई करता है। चिंटू के हाथ मार खाने के बाद दोनों लड़के जाकर दीपिका को कान पकड़कर सॉरी बोलते हैं और वादा करते हैं कि वो आज के बाद दीपिका की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे। क्या मैं आपको भैया कह सकती हूँ? ये दोनों लड़के कई महीनों से मेरा जीना दुश्वार किए हुए थे। कॉलेज में आना जाना मुश्किल हो गया था मेरा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दीपिका के चेहरे की खोई हुई हंसी चिंटू वापस ले आया था। अगले दिन, अरे चिंटू कमाल हो गया, तेरे हाथ के खाने में तो जादू है जादू। क्या हुआ भैया, आज बड़े खुश लग रहे हैं? अरे चिंटू, मैंने तुझे बताया था ना, मेरा बॉस बिरयानी का बहुत शौकीन है। मैंने उसके सामने तेरे हाथ की बनी बिरयानी की तारीफ कर दी, बस फिर क्या था, वो तो पीछे ही पड़ गया कि कभी चिंटू के हाथ की बिरयानी खिलाओ। मैंने भी मजाक मजाक में कह दिया, सर बिरयानी तो मैं ऐसी खिला दूंगा कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, लेकिन उसके बदले में मेरा 2 साल से ड्यू प्रमोशन आपको क्लियर करना होगा। उस समय तो बॉस ने मुझे आंखें दिखाकर बात वहीं खत्म कर दी थी, लेकिन आज जब मैंने तेरे हाथ की लजीज बिरयानी बॉस को खिलाई ना, आहा, वो तो फैन हो गया तेरा, और उसने मेरे प्रमोशन लेटर पर साइन भी कर दिए, ये देख। अरे मेरे चिंटू चिंटू, तेरा किन शब्दों में शुक्रिया करूं? अरे भैया, आपकी नौकरी में चल रही दिक्कत दूर हो गई, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए? बस आपके काम आ सका, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात के तकरीबन 12 का समय हो रहा था।
बांसुरी देवी का गला प्यास से सूखने लगा तो वो पानी पीने के लिए रसोई की ओर चल दी। जैसे ही बांसुरी ने रसोई की लाइट जलाई, उसे रसोई की कोने में छिपकर बातें करते हुए चिंटू और इशिका दिखाई देते हैं। अरे इशिका, तू चिंटू के साथ यहाँ क्या कर रही है? धोखेबाज चिंटू, तुझे मैंने अपने बेटे की तरह समझा, अपने घर के सारे राज तुझे बताए और बदले में तूने ये दगाबाजी की मेरे साथ। हमारी घर की बेटी पर गलत नजर डालता है, तेरी तो खैर नहीं। इतना कहकर बांसुरी जोर जोर से शोर मचाने लगती है। कुछ ही देर में हॉल में पूरा घर इकट्ठा हो गया था। देख लो सब लोग इस नौकर की करतूत, जिसे हमने अपना बेटा भाई समझकर सर पर बिठाया, उसी ने आज हमारी इज्जत को पानी में मिला दिया। और तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इशिका की तरफ नजर उठाकर देखने की? बस करो माँ, बहुत हो गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें करना उसे शोभा देता है जिसने कभी मेरी खुशियों के बारे में सोचा भी हो। इसने मेरी खुशी के लिए इतना त्याग किया है कि आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। अरे ऐसा क्या कर दिया इस नौकर ने तुम्हारे लिए? और अब यही तुम्हारा स्टैंडर्ड रह गया है कि तुम बावर्चियों के साथ इश्क लड़ाओगी? भाभी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई नौकर या बावर्ची नहीं है। प्रवीण नाम है इसका और इसने लंदन यूनिवर्सिटी से MBA किया है। सर्टिफाइड शेफ है ये। हिंदुस्तान में 3 5 स्टार होटल है प्रवीण के। उद्योगपति विमलेश बंबानी इसके पापा हैं। क्या इतना बड़ा आदमी हमारे घर में आकर खाना पका रहा था? हाँ भाभी, इसने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, क्योंकि आप लोग तो ये बात भूल ही गए थे कि घर में एक जवान लड़की भी है जिसकी शादी की उम्र बीती जा रही है। हमें ये समझ में आ गया कि जब तक इस घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, किसी को मेरी शादी की याद नहीं आएगी। उस दिन जब मधु आंटी ने आकर बावर्ची रखने की सलाह दी तो मैंने ये बात प्रवीण को बताई और फिर प्रवीण हमारे घर बावर्ची बनने के लिए तैयार हो गया। भूलिए मत, प्रवीण के कारण ही आज आपकी दोनों बहुएं, जो कभी एक गिलास पानी भी गर्म करना नहीं चाहती थी, आज खुशी खुशी 5 डिशों का खाना बनाना सीख गई है। छोटे भैया, आपका जो प्रमोशन 2 साल से रुका हुआ था ना, वो मेरे प्रवीण की वजह से ही आपके हाथ लगा। हर दीपिका, तुम्हें कितने महीनों से वो लड़के परेशान कर रहे थे? भैया, आपने तो कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि आपकी बेटी की जिंदगी में क्या चल रहा है। वो तो मेरा प्रवीण था जिसने उन गुंडों से 2-2 हाथ किया और दीपिका का कॉलेज में आना जाना आसान कर दिया। आप लोगों को अपने परिवार से भी बढ़कर समझा है प्रवीण ने, और खुद को साबित भी करके दिखाया है। प्रवीण यहाँ मेरे कहने से आया था, उसने मेरे ऊपर कोई गलत नजर नहीं डाली। मैं बरसों से प्रवीण से प्यार करती हूँ और अब कान खोलकर सुन लीजिए आप सब, शादी भी मैं उसी से करूँगी। प्रवीण की असलियत जानकर सभी उससे माफी मांगते हैं और खुशी खुशी इशिका की शादी उससे करा देते हैं। ललिता की 2 बहुएं थी, पर बड़ी बहू लता जितनी खुशमिजाज थी, छोटी वाली आरती उतनी ही घुन्नी, मन ही मन किलसती रहती थी। अरे बड़ी बहू, जरा मेरी दवाइयाँ तो ला दे। आरती, जा माँ को दवाइयाँ दे देना, मुझे छत पे काम है। जैसे कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है। मैं छोटी क्या हूँ इस घर में, जिसको देखो मुझ पर रूप जमाता रहता है। खुन्नस से भरी आरती दवाइयाँ तो सासू माँ को देती है, पर मम्मी जी, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, तुम ना लता को बता देना, जिससे वो बाकी के सारे काम देख लेगी। लता की तारीफ सुन के उसे और गुस्सा आने लगता है। वाह, मेरी तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है। लता लता लता, जिसे देखो जेठानी जी के नाम की माला जपता रहता है। लता सासू माँ से दोपहर में क्या खाना बनाए ये पूछने आती है। तभी रमेश भी आ जाता है। अरे माँ, मैं सोच रहा था कि हम आज बाहर खाना खाए। मौसम भी अच्छा है और ऑफिस से ऑफ भी मिला हुआ है मुझे। अजी, पर मैं कैसे जा पाऊंगी? रिंकू का होमवर्क भी कराना है और ट्यूशन भी भेजना है। ये सब कैसे होगा? आप सब चले जाइए ना। अरे बहू, आरती है ना घर पे, वैसे भी उसे सर दर्द है, तो बाहर जाने से बेहतर है कि आराम ही कर ले घर पे। और रिंकू जब आएगा स्कूल से तो उसे भी संभाल लेगी घर रह के। तुम चली जाओ, पूरा दिन घर के कामों में ही लगी रहती हो। आरती ये सब अपने कमरे से सुन रही होती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझसे तो पूछने की भी क्या जरूरत है। गुस्से से तिलमिलाती आरती मन ही मन अपना खून जलाती रहती है।
पर किसी से कुछ कहती नहीं। फिर रात को, अरे आरती, आज तो तुमने काफी आराम कर लिया, कैसा लग रहा है अब तुम्हें? बता भी दूंगी तो भी किसी को क्या फर्क पड़ेगा। आप बताइए, कैसा रहा आपका दिन? आप सबने तो खूब मजे किए होंगे बाहर। हाँ हाँ, शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, हमने आज वहाँ खाना खाया और फिर आइसक्रीम पार्लर गए और वहाँ आइसक्रीम खाई और फोटोज भी खींची। देखो तो। वो मोबाइल में पिक्चर्स दिखाती है। सही है, आपके तो मजे ही मजे हैं घर में। लता सासू माँ के लिए चाय लेकर जाती है। माँ जी, आपको आरती का स्वभाव कुछ बदला बदला सा नहीं लगता? नहीं तो बहू, क्यों, क्या हुआ? कुछ कहा क्या आरती ने? नहीं माँ, कहा तो कुछ नहीं, बस लगा मुझे शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। फिर लता बचे हुए काम करने के लिए रसोई घर में चली जाती है। अरे आरती बहू, कहाँ है? जरा मेरे पैर तो दबा दे। आए राम, दर्द से टूटे जा रहे हैं। आई मम्मी जी। अरे बहू, हाथों में ताकत नहीं है क्या? जरा जोर लगा के दबाना। इस बुढ़िया को देखो, प्यार लुटाने के वक्त दीदी के गुणगान और काम के वक्त मैं ही याद आती हूँ। नौकरानी बना के रखा है इसने मुझे। तभी वहां लता आ जाती है। अरे मम्मी जी, आपको याद तो है ना, कल हमें शर्मा जी के बेटे की शादी में जाना है। तो आ गई अपने नंबर बढ़ाने। अरे हाँ बहू, बहुत अच्छा हुआ जो तूने याद दिला दिया। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगले दिन, मम्मी जी देखिए ना, मेरे पास एक भी ज्वेलरी इस साड़ी की मैचिंग नहीं है, मैं क्या पहनूं? सब ड्रामा है, सासू माँ के गहने हड़पने के लिए। बड़ी आई। तो क्या हुआ दीदी, मम्मी जी से ले लो ना, आपको तो दे ही देंगी, आप उनकी फेवरेट जो हो। लता ठंडी आंखों से सासू माँ की तरफ देखती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं लता को ज्यादा प्यार करती हूँ? इसमें समझना क्या है मम्मी जी, दिखता है वो तो मुझे। सासू माँ अलमारी से 2 थैले निकालकर दोनों बहुओं को एक एक पकड़ाती है। ये लो, मैंने पिछले हफ्ते ही तुम दोनों के लिए नई साड़ी और गहने ले लिए थे। मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। बस लता मुझे अपनी दिक्कत बता देती है, जिससे मैं उसकी मदद कर पाती हूँ। तुम्हें भी कोई दिक्कत हो तो मन में मत रखो, आके मुझसे बताओ, मैं उसका हल निकालूंगी। पर तुम मन ही मन गुस्सा करती रहोगी, घुटती रहोगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा? आरती की आंखों में पछतावा होता है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, और दीदी आपका भी मैंने बहुत दिल दुखाया है, माफ कर दीजिए। अरे छोटी बहन की बातों का कोई बुरा मानता है क्या भला? फिर दोनों बहुएं सज धज के तैयार हो जाती है जाने के लिए। बहू आए दिन घर में ऐसे काम करती जिससे बूढ़े सास और ससुर को परेशानी हो। जैसे कभी सास को फ्रिज से हाथ नहीं लगाने देती, सास ससुर के कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं जाते, सास खुद ही कपड़े धोती, सास ससुर डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाते, जमीन पर बैठना होता और थाली भी बहू उन्हें सरका कर देती, क्योंकि बहू को अपनी दहेज में आई चीज़ों की बहुत फिक्र थी। वो नहीं चाहती थी कि सास ससुर इन चीज़ों का इस्तेमाल करे। इस बार बहू ने नया खेल रचा था। सुनो, अपने माँ बाप की खटिया बाहर लगा दो, घर में अच्छी नहीं लगती। नए फर्नीचर के सामने ये लकड़ी और रस्सी की खाट शोभा नहीं देती। अरे तो खाट बदल देते हैं, माँ बाबूजी को थोड़ी ना घर से बाहर निकाल देंगे। ओहो, वो भी तो पुराने ही हो चुके हैं, घर की शोभा तो उनसे भी बिगड़ ही जाती है वैसे। अरे ये भी बात है कहने की, कम से कम इस बात की तो मर्यादा रखो कि ये घर भी उन्हीं का बनाया हुआ है और वो मेरे माँ बाप हैं। तो तुम्हारे माँ बाप हैं, इसीलिए तुम्हारी बात मान लेंगे। कह दो कि बाहर रहे,
मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे माँ बाप से नहीं, जो उनकी भी फिक्र करती रहूं। हाँ हाँ, मेरे माँ बाप हैं, उनके लिए आज ही नया बेड लेकर आऊँगा मैं। बेटा अपनी माँ के पास जाता है और माँ से नया बेड लाने के बारे में बात करता है। माँ बताओ ना, डबल बेड लेकर आऊँ, एक बाबूजी और आपके लिए, डबल गद्दे वाला, और आराम की नींद आएगी उसमें आपको। आराम की नींद तो हमें अपनी लकड़ी और रस्सी की बनी खाट पे ही आएगी बेटा। इतने साल हो गए, हमको उन खाट पर सोकर लगता है जैसे अपनी माँ की गोद में सो रहे हैं। अब माँ, लोग सोचेंगे कि बेटा इतना पैसा कमाता है, माँ बाप फिर भी लकड़ी की खाट पर सोते हैं। अरे देख, तेरे बाबूजी चल नहीं पाते और अब मुझसे भी इतना चला नहीं जाता, कछुए जैसे चलती हूँ। घर में हमारे रहने से बहू को परेशानी तो हो रही होगी, किसी काम तो आते नहीं हम बूढ़ा बूढ़ी। हमें पता है वो हमारी खाट बाहर लगाना चाहती है और तू नहीं चाहता, इसीलिए नया बेड लाने की बात कर रहा है। तो क्या मैं आपको बाहर आंगन में सोने दूं? अरे क्या खराबी है वहाँ, दिन में धूप पड़ेगी हम पर, रात को तारे दिखेंगे आसमान के, बाहर हवा भी तो लगेगी ना। अरे बारिश भी तो होगी बाबूजी, भीगोगे नहीं क्या आप? अरे बेटा, बहू की बात मान ले, उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। किसे पता था कि बहू घर में आते ही घर के बूढ़े माँ बाप की खाट घर से बाहर लगने लगेगी। बेटे को सबकी बात माननी पड़ती है। माँ बाप अब अपनी खाट पर बाहर सोने लगते हैं। बेटे को भनक तो लग जाती है कि उसके माँ बाप के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा, लेकिन जब भी वो आवाज़ उठाता उसके माँ बाप यही कहकर उसे चुप करवा देते कि घर की शांति भंग मत करो, जैसा चल रहा है चलने दो। बेटे की आदत थी वो रोज़ अपने माँ बाप को कार से सुबह मंदिर लेके जाता, जहाँ बूढ़े माँ बाप भगवान के दर्शन भी कर लेते और अपनी उम्र के लोगों से बातचीत भी कर लेते, जिससे उनका मन लगा रहता। लेकिन एक दिन, अरे मंदिर जाना है या बारात में, कार मत लेके जाया करो। अरे लेकिन माँ और बाबूजी पैदल थोड़ी ना चल सकते हैं, जब तक चलते थे तो अकेले ही पैदल चले जाते थे ना। तो स्कूटर पर ले जाओ ना। अरे स्कूटर पर ट्रिपलिंग करो, अरे बाबूजी से उनका शरीर भी नहीं संभलता, कहीं गिर गए तो। अरे मेरे बाबूजी ने कार मेरे लिए लेकर दी है, मैं तो उसमें घूम ही नहीं पाती। अरे तो ले चलूंगा ना तुम्हें घूमने, ऐसी हरकत मत करो यार, मेरे माँ बाप की थोड़ी तो इज्जत करो। अगर सुन नहीं सकती तो ऐसे काम करते क्यों हो? बहू वहां से अपना फरमान सुना के चली जाती है। अगले दिन बहू तो देर तक सो रही होती है, लेकिन बेटा अपनी माँ और बाबूजी को श्रवण कुमार के जैसे एक तराजू के दोनों पलड़ों पर बिठाकर मंदिर ले जाता है। सारा शहर देख के देखता ही रह जाता है। ये बात बहू के पिताजी तक पहुंचती है। अरे दामाद जी, क्या मैंने सही सुना कि आप कंधों पे तराजू रख के और उसमें अपने माता पिता को बिठाकर मंदिर ले गए थे? जी ससुर जी, श्रवण कुमार भी तो अपने माँ बाप को ऐसे ही तीर्थ यात्रा के लिए लेकर गए थे ना, मैं तो बस मंदिर ही गया था। और ऐसी क्या मजबूरी थी? आपकी बेटी, उसे अच्छा नहीं लगता कि मेरे माँ बाप आपकी दी हुई चीज़ों का सुख ले। वो नहीं चाहती कि मेरे माता पिता आपकी दी हुई कार से मंदिर जाए। क्या दामाद जी सही कह रहा है? हाँ, वो मतलब मैंने ही कहा था, पर बेटी अगर ये कार मुझे या तुम्हारी माँ को किसी काम से चाहिए होती तो तुम ऐसे ही नाटक करती क्या देने में? नहीं पापा, आप ही की तो है ये,
मैं कैसे मना करती? आप जो मांगेंगे वो दे सकती हूँ आपको पापा। पक्का? हाँ हाँ पक्का पापा। बेटी, तुम अपने पति के माँ बाप को अपना माँ बाप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन मैं अपने दामाद को अपना बेटा ज़रूर मानता हूँ। तो आज से ये कार मैं अपने बेटे जैसे दामाद को देता हूँ, और तुम इसमें तभी बैठोगी जब तुम अपने सास ससुर के साथ अपने माता पिता जैसा बर्ताव करोगी। बहू ने तो सोचा भी नहीं था कि उसी के पिताजी आकर उसके ससुराल वालों की तरफदारी करेंगे। बेटा, हम तो नहीं जाएंगे अब कार से मंदिर। हाँ, भगवान तो भीतर है, मंदिर क्यों जाए? बहू की कार है, उसी को चलाने दो। अगले दिन जब बहू कार लेकर निकलती है तो सब उसे नीची नज़रों से देखते हैं। तब उसे समझ में आता है कि इज्जत कार से नहीं, परिवार को साथ लेकर चलने से बनती है। वो घर आकर सबसे माफ़ी मांगती है और वादा करती है कि अब से सास ससुर को अपनी कार से ही मंदिर वो खुद लेकर जाया करेगी। ऋषि अपनी शहरी पत्नी डेजी को अपने गांव लेकर जा रहा है। डेजी को तरह तरह के कपड़े पहनना पसंद था। वो अपने फैशन सेंस से गांव में छा जाना चाहती थी। दरवाजे पर ही डेजी अपने सास ससुर से मिलती है। हेलो मॉम जी। मॉम? अरे मॉम बोल रही है? बेटा, इतना सफेद रंग भी नहीं है मेरा कि तुम मुझे मॉम बोले। खैर, मैं तो तारीफ से पिघल जरूर जाऊंगी। नमस्ते डैड जी। बेटा, इसकी तारीफ में मॉम बोल दिया। अरे मुझे कपूर ही बोल देती, मुझे तो सीधे डैड ही कर दिया। अरे अभी से मार रही हो। ऋषि अपने माता पिता को मॉम और डैड का मतलब समझाता है। अगली सुबह डेजी उठकर आंगन में जाती है। बेबी उठो, जल्दी उठो। अरे इतनी सुबह सुबह क्या हो गया बेबी? बेबी, तुमने बताया नहीं कि हमारे घर की फ्लोर रोज पेंट होता है। ये ऑयल पेंट होता है क्या? ये अभी भी गीला है। ऐसा कहकर डेजी गोबर सूंघने लगती है। इसे ना लीपना कहते हैं, और ये पेंट नहीं, गोबर है। ओह शिट। हाँ, शिट ही है ये, पर गाय भैंस का शिट है। अगर हम गाय को सूखी घास खिलाते हैं तो क्या वो पीले रंग का गोबर करती है? और अगर गीली घास खिलाने पर हरे रंग का? मैं इस सवाल का जवाब दे दूंगा, पर पहले ये बताओ, तुम्हारे दिमाग में इतना गोबर कहाँ से आया? बेबी, अच्छे से बात करो ना बेबी मुझसे। आंगन लीप रही महिलाएं इस बात पे हंसती हैं। तभी वहां सास आ जाती है। बेबी? अरे बबुआ, ये तुमको बेबी काहे बोल रही है? तुम क्या दूध पीते बच्चे हो? अरे तुम तो चाय पीते जवान हो। माँ, बेबी मतलब? पता है, बेबी मतलब नन्हा सा बच्चा, जो तुम हो मेरे। अरे पर क्या ये तुम्हारी अम्मा है? ठीक है, तो इनको बाबू बोलूं क्या? अरे बाबू तो हमारे नौकर का नाम है। तुम ऋषि को ए जी या ओ जी करके बुलाया करो ना। हाँ, पहली बार ए जी बोलूंगी, फिर नहीं सुना तो बी जी, फिर सी जी, फिर डी जी, फिर ई जी, एफ जी। अरे बस, ऐसे बुलाओगी तो कभी नहीं आऊंगा। ABCD में कोई बुलाता है क्या? आप सही कह रहे हो। ऐसे अगर Z तक बुलाऊंगी तो आप पति जी से झट जी बन जाओगी। जेठ जी? अरे नहीं बेटा, तो बेबी, बाबा, बाबू, बब्बन, बैंगन, भरता, जो बुलाना है बुला ले। जेठ जी? अरे नाना, जेठ जी मत बुला, गांव वाले हंसेंगे। आंगन लीपती औरतें हंसने लगती है। उन्हें हंसता देखकर सास ने डेजी से कहा,
चलो मैं ना तुमको गांव घुमा लाती हूँ। डेजी जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाती है। उसने बहुत फैशनेबल कपड़े पहने हैं और हील्स वाली सैंडल्स भी। सास बहू को गांव की सैर करवाने ले जाती है। रास्ते में सास बहू से कहती है, बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनने थे, नजर लग जाएगी। सासू जी, इसीलिए तो पहने कि सबकी नजर मुझ पर लगी रहे। और वो डंडी वाली चप्पल भी नहीं पहननी थी। अरे कीचड़ मिट्टी होगा रास्ते में। डंडी वाली चप्पल नहीं, हील वाली सैंडल। वो इसलिए तो पाँव में होती है कि पाँव को कीचड़ ना लगे। अरे ठीक है बेटा, तुम शहर से आई हो, तुम ज्यादा समझदार हो, जैसा तुम्हारा मन। आगे रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखता है। बहू, ये हमारे परिवार का मंदिर है। परिवार मतलब अंदर आप लोगों की मूर्ति है? अरे बेटा, हमारी मूर्ति नहीं, मतलब हमारे परिवार ने बनवाया है, इसीलिए हमारा मंदिर बोल दिया। ये हमारे कुल देवता का मंदिर है। कुल देवता, वाओ, कुल देवता। क्या वो बहुत ठंडे हैं? और उनकी आरती ओम जय ठंडा ठंडा कूल कूल देवा, स्वामी जय ठंडा कूल देवा, ऐसे गाते हैं क्या? उनकी तो प्रसाद भी कूल रहती होगी ना? हे राम, ये कैसी बहू मिली है? मेरी जैसा तो कोई भी नहीं होगा कहीं भी। हाँ बेटा, तेरे जैसा कहीं होना भी नहीं चाहिए। इतने में ही आगे रास्ते में कीचड़ आ जाता है। सास कहती है, अरे बेटा आराम से चलना, वरना वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी भाषा में ओह शिट हो जाएगा। अब टेंशन मत लो सासू माँ, हिल वाली सैंडल मेरे पाँव गीले होने से बचा लेगी। फिर भी बहू, मेरा हाथ तो पकड़ ले, निकल जाओगी आराम से। माँ जी, आप भी ना, मैं कुछ छोटी सी बच्ची थोड़ी ना हूँ। सास बहू की बात मान के अकेले ही आराम से कीचड़ से निकल जाती है। थोड़े बहुत पाँव जरूर गंदे होते हैं, लेकिन जैसे ही बहू कीचड़ में उतरती है, उसकी हिल वाली सैंडल कीचड़ में धंस जाती है। बहू कीचड़ में फंस जाती है और घबरा जाती है। देखने वाले रुक जाते हैं। बहू कीचड़ में है। जैसे ही वो अपना अगला कदम बढ़ाती है, मिट्टी की चिकनाई से फिसलकर वो कीचड़ में गिर जाती है। सब लोग हंसने लगते हैं। आसपास के बच्चे चिढ़ाने लगते हैं। नई बहू गिर गई धड़ से रे, लथपथ हुई कीचड़ से रे, लथपथ हुई कीचड़ से रे। बहू बच्चों जैसी रोने लगती है। अरे बहू उठो, कोई बात नहीं, छोटी बच्ची तो हो नहीं तुम, तो बच्चों जैसे रोना तो बंद कर दो। आपने सही कहा था, ना फैशनेबल कपड़े पहनती और ना हिल वाली सैंडल। हाँ, और मेरा हाथ भी अगर पकड़ लिया होता। हाँ, हाथ पकड़ लेती तो कीचड़ मुझे नहीं पकड़ता। भाई खेत घूमने आई थी, कीचड़ में घूम के जा रही हो। अब मुझे नहाना पड़ेगा। हाँ बेटा, गोबर भी लग गया है। वो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? ओ शिट हो गया। बंसीपुर नाम के गांव में चंदू नाम का एक बेरोजगार नौजवान रहता था। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक और एक ही सपना था, और वो था कनाडा जाके नौकरी करना। ये क्या सर, इस बार भी आपने मेरे वीजा रिजेक्ट कर दिए? इतने साल हो गए मुझे वीजा की अर्जी देते हुए, लेकिन अभी तक मेरा वीजा क्लियर नहीं हुआ। अरे इस तरह तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अरे भाई, तुम्हारी तरह सैकड़ों बेरोजगार बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। देखो एक बार, भगवान मिल सकता है लेकिन कनाडा का वीजा नहीं। ऐसा मत कहिए सर, अगर आप चाहे तो कुछ ले दे के बस किसी तरह मेरा कनाडा का वीजा लगवा दीजिए सर।
अरे बेटा, इतना आसान होता तो मैं खुद कनाडा नहीं चला जाता। भला यहाँ क्यों नौकरी कर रहा होता। अब जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। चंदू मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन चंदू का दोस्त जैस उससे मिलता है। सुनो चंदू, तुम एक ऐसी लड़की से शादी कर लो जो कनाडा में रहती हो। शादी हो जाने के बाद तुम्हें भी कनाडा की नागरिकता मिल जाएगी। चंदू को जैस की बात बहुत पसंद आती है। इसके बाद चंदू और उसके परिवार वाले एक कनाडा में रहने वाली लड़की की तलाश में जुट जाते हैं। फिर एक दिन, अरे वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है। मेरे चंदू के साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। वैसे बेटी, तुम कनाडा में काम क्या करती हो? माँ जी, मेरी बहन पिछले 5 साल से कनाडा की एक बड़ी कंपनी में काम कर रही है। फंड पीएफ सब काट के 2 लाख रुपया कमा लेती है। 2 लाख रुपए महीना? अरे बेटा, इतने पैसे तो हमारे मोहल्ले के सभी लोग मिलकर भी नहीं कमा पाते। अब क्या कहूँ माँ जी, कनाडा की तो बात ही अलग है। वहाँ तो पैसा पानी की तरह बहता है। वहाँ का भिखारी भी सूट बूट पहन कर भीख मांगता है। चंदू भाई साहब, शादी के बाद आपको भी किसी बड़ी कंपनी में लगवा देंगे, फिर आप भी लाख कमाएंगे। अब क्या बताऊं, अगर मैं कनाडा की तारीफ करने लग गया ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। इसीलिए तो मैं भी कनाडा चाहता हूँ मोंटी भाई। अच्छा, चांदनी बेटा, तुम कनाडा में कहाँ रहती हो? जी, मैं लंदन में रहती हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? लंदन तो इंग्लैंड में है ना? जी नहीं, कनाडा में है। नहीं, जानता हूँ मैं। आप क्या जानते हैं? क्या आप कभी कनाडा गए हैं? नहीं, गया तो नहीं हूँ। लो कर लो बात। अरे जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो बेकार में क्यों बहस कर रहे हो? मेरी बहन ने कहा कि लंदन कनाडा में है तो मतलब कनाडा में है। हाँ बेटा, तुम कह रहे हो तो सच ही होगा। अच्छा, हम अगले हफ्ते दोनों की सगाई कर देते हैं। हाँ माँ जी, ये ठीक कही आपने। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं। इस तरह कुछ दिनों के बाद चंदू और चांदनी की सगाई हो जाती है। फिर एक दिन, नमस्ते जीजा जी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे कनाडा के वीजा की कुछ बात बनी? अरे जीजा जी, आपके कनाडा जाने का मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अरे इतना ही नहीं, कनाडा की एक कंपनी में आपकी नौकरी भी पक्की करवा दी है। आपका वीजा, एजेंट की फीस, हवाई जहाज की टिकट, इन सब में बहुत पैसा खर्च होगा, लेकिन आपको ना सिर्फ 4 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। अरे मर गया रे, 4 लाख! इतनी बड़ी रकम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी एक साथ नहीं देखी। अरे 4 लाख तो बहुत कम है जीजा जी। कनाडा जाने के लिए तो लोग 10-10 लाख रुपए भी देने को तैयार होते हैं। यूं सोच क्या रहे हो? कनाडा जाना है या नहीं? नहीं, जाना तो है मुझे। बहुत जल्द मैं पैसों का इंतजाम करके आपको दे देता हूँ। उसी शाम, अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? 4 लाख रुपए के लिए तू ये घर गिरवी रख देगा? मुझे तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे माँ, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं कनाडा जाऊं या ना जाऊं? ना, तुम ही बोलो, जाऊं कि नहीं जाऊं? 4 लाख रुपए में कनाडा पहुंचकर चुटकी बजा के कमा लूंगा और ये मकान भी छुड़ा लूंगा। 2 दिन के बाद चंदू अपना घर गिरवी रखकर मोंटी को रुपये दे देता है और सब तरफ अपने कनाडा जाने का ढिंढोरा पीटने लगता है। दूसरी तरफ, अरे वाह, इतने सारे रुपए! आखिरकार ये चंदू हमारी जाल में फंस ही गया। सच में दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। तुमने सही कहा,
जब तक लोगों के सर पर विदेश जाकर नौकरी करने का भूत सवार रहेगा ना, अपनी दाल और रोटी इसी तरह चलती रहेगी। हाँ हाँ, चलो अब कनाडा जाने वाली किसी दूसरे बेवकूफ की तलाश करते हैं। इस तरह मोंटू और चांदनी चंदू के पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ जब तक चंदू को सच्चाई का पता लगता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है और उसके पड़ोसी भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। क्यों भाई चंदू, कनाडा कब जा रहे हो? जब जाना तो मेरे लिए भी एक टिकट बुक करा देना। शिक्षा, रुपये पैसों का लेन देन करते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए।